तो एवेंजर्स एंड गेम का एरा जा चुका है, पर ऑब्वियसली फैंस उसे भुला नहीं पाए। पर ऐसा लग रहा है कि मार्वल भी उसे भुला नहीं पाया है। मार्वल चाहता है कि वो एंड गेम वाले एरा के जुनून को वापस ले आए, और इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज से पहले सितंबर में एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज की जाएगी थिएटर्स में। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर मार्वल एवेंजर्स एंड गेम को अप्रैल या मई में रिलीज करते जैसे कि उन्होंने 2019 में किया था, तो हम मान सकते थे कि हाँ भाई, री रिलीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर दिसंबर में डूम्सडे के आने से पहले सितंबर में एंड गेम को रिलीज करना, ये क्लियरली बताता है कि एवेंजर्स डूम्सडे सीक्वल है एवेंजर्स एंड गेम का। अब ऐसा कहने के हमारे पास ढेर सारे लॉजिकल रीजंस हैं, जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। पर इससे एक बात और निकल कर आती है कि शायद मार्वल चाहता है कि हम फेज 4 और फेज 5 को भुला दें। तो आज की डिस्कशन इसी बारे में है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डूम्सडे का ग्राउंड वर्क। तो हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सागा का एक अंडरलाइंग थीम होता है, जैसे कि इन्फिनिटी सागा में वो थीम इन्फिनिटी स्टोन्स थे। पर एवेंजर्स डूम्सडे जिस थीम से डील करने वाली है, उस थीम की नींव मल्टीवर्स सागा में नहीं बल्कि एवेंजर्स एंड गेम में रख दी गई थी। एवेंजर्स एंड गेम ही वो पहली मूवी थी जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स के नियमों को सामने रखा था, जहां टोनी, ब्रूस और एंशिएंट वन ने एक्सप्लेन किया था कि पास्ट में जाके चेंज किए हुए इवेंट्स एक नए अल्टरनेट यूनिवर्स को जन्म देते हैं, और वहां से टाइम स्ट्रीम स्प्लिट होने लगती है। अब हर एक छोटा चेंज जन्म देता है एक नए वेरिएशन को। इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में ही हमने देखा कि एवेंजर्स के टाइम ट्रैवलिंग का हॉरर उनके सामने आता है, जब 2014 वाले थैनोस ने भी टाइम ट्रैवलिंग करके उन पर अटैक कर दिया था। वहीं एवेंजर्स एंड गेम ही वो मूवी थी जिसमें क्वांटम रियल्म के टेम्पोरल वेरिएशंस वाले नेचर को मल्टीवर्सल स्केल में यूजेबल बनाया था। यहाँ तक कि देखा जाए तो वेरिएंट्स का कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं एंड गेम से ही आया है, क्योंकि जब मोराग से पावर स्टोन को पीटर क्विल से पहले ही उठा लिया गया था, तो वो चेंज ऑफ इवेंट एक नए अल्टरनेट टाइमलाइन को जन्म देता है, जिसकी वजह से ही थैनोस फिर से पास्ट से प्रेजेंट में लड़ने चला आया। उस थैनोस को ऑब्वियसली थैनोस के एक वेरिएंट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट वाले लोकी ने भी ठीक कुछ ऐसा ही किया था और टीवी ने उसे वेरिएंट्स की ही कैटेगरी में डाला। प्लस हम सब जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका के पास्ट में जाना और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उनकी जगह पर रिस्टोर करना, पर फिर प्रेजेंट में ना लौटना, इस पूरे मैटर को डूम्सडे में डील किया जाएगा। साथ ही शायद ऐसा हो भी सकता है कि आज जो डूम्सडे हो रहा है वो शायद कैप्टन की ही लापरवाही के कारण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डूम्सडे में दिखने वाले सारे मेजर कंटेक्स्ट जो हैं वो फेज 4 और फेज 5 की किसी मूवी से जुड़े हुए नहीं है। इनफैक्ट वो डीपली और सोलली एंड गेम के ही इवेंट से जुड़े हुए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देती है कि एवेंजर्स डूम्सडे सीक्वल हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम का। पर फिर हम फेज 4 और फेज 5 को कैसे एड्रेस करेंगे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द ओमनी प्रेजेंस। अब मैं आपको कुछ मजेदार बताना चाहूंगा दोस्तों। तो थियोरेटिकल साइंस और साइंस फिक्शन दोनों में ही ये माना जाता है कि अगर कभी भी एक टाइम मशीन बनती है तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, वो टाइम मशीन फिर हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रही थी। यानी कि अगर आज से 100 साल बाद टाइम मशीन बन जाए तो हम कहेंगे कि वो मशीन 1000 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम मशीन और उसके यूजर का नेचर ही ऐसा होता है कि एक पॉइंट पर क्रिएट हो जाने के बाद वो टाइम के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से वो टाइम ट्रैवलर भी हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। वो फ्यूचर का तो होगा पर वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करेगा, और इसी का एग्जाम्पल कैंग था। कैंग फार इन द फ्यूचर में एग्जिस्ट करता था, जैसे कि ही हू रिमेन्स ने बताया था। तो टेक्निकली कैंग के हर वेरिएंट को फ्यूचर का ही होना चाहिए, है ना? पर नहीं, हमने रामाटट को भी देखा जो कि एक पास्ट का कैंग है, इजिप्शियन टाइम्स का। और इनफैक्ट हम उस ट्रैवलर के एक्शंस के सबूत भी प्रेजेंट में देखेंगे, जबकि वो ट्रैवलर फ्यूचर का है। और यही रीजन है कि रामाटट फ्यूचर से था, पर पास्ट में उसके एक्शन की वजह से प्रेजेंट में अपोकलिप्स जैसा बीइंग एग्जिस्ट करता है। तो टाइम मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है जो उसके यूजर को ऐसा बना देता है जैसे कि वो हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है। और लोकी सीरीज ने एस्टैब्लिश किया था कि ही हू रिमेन्स ने सीक्रेट टाइमलाइन को खुद से बनाया था ताकि मल्टीवर्सल वॉर भी ना हो। और अब तो ये भी थ्योरीज आ रहे हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन डूम की क्रिएशन को रोक रहा था। पर अब जब कैप्टन अमेरिका की हरकतों की वजह से डूम एग्जिस्टेंस में आ चुका है, तो डूम और कैंग आमने सामने आएंगे ही। और अगर एमसीयू कैंग के कंसेप्ट को क्लोजर देना चाहता है तो एटलीस्ट नरेशन के थ्रू ही सही, पर वो बता सकते हैं कि डूम और कैंग के बीच बहुत लंबे समय तक एक टेम्पोरल वॉर चला, जो कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सभी में फैला हुआ था, और फिर उसमें जीत हुई
डूम की। और फेज 4 और फेज 5 की इरेगुलरिटीज और इनकंसिस्टेंसीज को ये कहकर एड्रेस किया जा सकता है कि वो दोनों फेज इतने आउट ऑफ लाइन इसलिए थे क्योंकि कैंग और डूम के टेम्पोरल वॉर का असर सारे टाइम स्ट्रीम्स पर पड़ रहा था। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एमसीयू ने बटरफ्लाई इफेक्ट वाले नेचर को अपने टाइम ट्रैवलिंग से रूल आउट किया था, जब प्रोफेसर एक्स ये बताता है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे फ्यूचर को चेंज नहीं करता बल्कि एक नया टाइमलाइन बना देता है, यानी कि नो बटरफ्लाई इफेक्ट। पर लोकी सीजन 2 में हमने देखा था कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है और वो पास्ट में ओबी से जो बातें कर रहा होता है वो प्रेजेंट में ओबी मोबियस से कह रहा होता है, यानी कि ओबी का बदलता हुआ पास्ट उसके प्रेजेंट को बदल रहा होता है। यानी कि एमसीयू में भी ये बटरफ्लाई इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर डूम और कैंग की जंग हुई भी तो कैंग को खत्म करने का वो एक्ट एमसीयू पर भी असर डालेगा, जिससे हम फेज और 5 की इनकंसिस्टेंसी को डील कर सकते हैं कि वो सारी स्टोरीज इतनी बिखरी हुई सी क्यों थी। पर जो अगला पॉइंट मैं देने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग हीरोज की। अब अगर आप डूम्सडे की पूरी कास्ट को देखोगे और डबल श्योर हो जाओगे कि क्यों डूम्सडे एंड गेम के सीक्वल की तरह है। तो डूम्सडे की पूरी कास्ट लिस्ट से अगर हम थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स को हटा दें तो 616 के सारे हीरोज वही हैं जो आपको एवेंजर्स एंड गेम में दिखे थे, सिवाय शैंग-ची के, क्योंकि फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के हीरोज दूसरे यूनिवर्स के हैं। यानी कि एमसीयू ये टोटली क्लियर रखना चाहता है कि वो फेज 4 और फेज 5 को अलग तरीके से डील करना चाहेगा। पर आप यहीं पर देख सकते हैं कि फेज 4 और फेज 5 में कई सारे कैरेक्टर्स आए, जैसे कि यंग एवेंजर्स के हीरोज, मून नाइट, डेयरडेविल, वेयरवुल्फ बाय नाइट और इनफैक्ट यहाँ तक कि एटर्नल्स भी, जो कि सीधे सेलेस्टियल से जुड़े हुए हैं। पर यहाँ तक कि उन्हें भी एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं रखा गया। तो ये एनफ है ये बताने के लिए कि एमसीयू किस तरीके से प्लान कर रहा है कि वो डूम्सडे को एंड गेम के आफ्टरमैथ इफेक्ट की तरह दिखाना चाहता है, क्योंकि डूम और लोकी का कैप्टन अमेरिका के घर जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि डूम्सडे कैप्टन के ही एक्ट्स की वजह से शुरू हुआ और आज इनकर्जन भी रिजल्ट है एंड गेम का। पर मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम पूरी तरह फेज 4 और फेज 5 को डिस्क्रेडिट नहीं करने की बात कर रहे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भले ही मून नाइट और एटर्नल्स हमें फेज 6 में ना दिखे, पर एंड गेम के बाद सीक्रेट वॉर्स में हमें यंग एवेंजर्स तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो मार्वल फेज 4 और फेज 5 में इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर्स को डूम्सडे में बेशक नहीं पर डूम्सडे के बाद तो जरूर दिखाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो डूम्सडे का लाइनअप हमें क्लियरली ये बता रहा है कि 616 के पर्सपेक्टिव से ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम का ही आफ्टरमैथ है, और जो दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स इसमें ऐड हो रहे हैं वो बस मूवी को मल्टीवर्सल टच दे रहे हैं। वरना सही मायने में अगर हम थीम की बात करें या हम कंटेक्स्ट की भी बात करें तो ये मूवी कहीं से भी फेज 4 और 5 से कनेक्ट नहीं हो रही। अब मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे किस लेवल तक एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्टेड होने वाली है, जहां इससे एवेंजर्स एंड गेम के बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है। फैंस इस मूवी का सालों से वेट कर रहे हैं। तो अगर ये बात सही में साबित होती है कि एवेंजर्स एंड गेम कनेक्टेड होगी एवेंजर्स डूम्सडे से, तो भाई एवेंजर्स एंड गेम के लिए भी उतनी ही भीड़ लगने वाली है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सके, जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई पर्टिकुलर सीन ऐड करना या कोई ट्रेलर ही दिखा देना। तो इससे आप ऐसा मान लो कि आपको एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज नहीं, कोई नई एमसीयू मूवी दिखने वाली है, जिसके लिए फैंस भर भर कर जाएंगे। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है एवेंजर्स एंड गेम के एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड होने के बारे में? आपके हिसाब से री रिलीज एवेंजर्स एंड गेम के बॉक्स ऑफिस नंबर को क्या ड्रामेटिकली बढ़ा देगा, या फिर से लीक के चक्कर में सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।